जी, सारे लोग कर चुके हैं ज्वाइन। जी, स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर कम्बो, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तरम्बा, हसन स्पोर्ट साइंसेज एंड फिज़िकल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। अपनी और अपने टीम की तरफ से आपको जो हमारा रेगुलर सेशन है उसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की जो बेहतरीन हालतों में होंगे। आज का जो हमारा मौजू है सिस्टम ऑफ टूर्नामेंट। वजह इसकी ये है, इस इंतखाब की, ऑलरेडी जो हमारा डेमो लेक्चर हो चुका है वो भी इसी टॉपिक के पर ही था। तो चूँकि उसमें सारे लोग ऐड नहीं थे तो इस वजह से हमने यानी कि ये जो टॉपिक है वो एक तो रेगुलर सेशन का पहला लेक्चर होगा और इसको जो है वो रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जितने भी हमारे साथ लोग हैं इस वक्त, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है आवाज़। चलें। आई थिंक लोग जो हैं वो साथ ऐड हो रहे हैं तो बार बार इंटरप्शन इस वजह से हो रही है। जी, वजह इंतखाब ये है कि जितने भी लोग आप हमारे साथ हैं सभी का ताल्लुक जो है वो फिज़िकल एजुकेशन से है और खेलों से है। तो प्रैक्टिकली जब बतौर फिज़िकल एजुकेशन टीचर हम करते हैं आगाज़, तो उस वक्त हमें दो तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उनसे हमारा सामना होता है। नंबर एक पे है जो तदरीस फ़िज़िकल एजुकेशन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पोस्टिंग, जैसे मैं हूँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ तो मुझे फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को डील करना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई लेक्चरर है तो उसे लेक्चरर के तौर पे फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या जो एडीए की क्लासेस हैं उन्हें डील करना होता है। या कोई फिज़िकल एजुकेशन टीचर होगा एज ए पीईटी तो उन्हें भी जो वहाँ पर 9th और 10th क्लासेस में चूँकि फिज़िकल एजुकेशन है तो उसे डील करना पड़ेगा। तो एक तो जो हम ज़िम्मेदारी लेते हैं वो लेते हैं तदरीस की, फ़िज़िकल एजुकेशन की। तो उसमें हमारे पास रहनुमाई के लिए जो मुख्तलिफ़ निसाबी कुतब हैं वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जबकि जो हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी है वो है हमने वहाँ पर खेलों का जो मुकाबला जात है उनका इनेकाद करवाना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तो ये जो दूसरी ज़िम्मेदारी है उसके लिए बदकिस्मती से जब हम मोस्टली लोग जो अक्सर तो जो फिज़िकल एजुकेशन प्राइवेट करते हैं तो उनके पास कोई प्रॉपर गाइडलाइन उन्हें देने वाला उस वक्त नहीं होता। बस हम वो डिग्री ले लेते हैं और हमें किताबी बातें पढ़ के नहीं पता चलता जी कैसे टूर्नामेंट करवाएंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं तो चूँकि उस वक्त एक चार्म होता है यूनिवर्सिटी का तो हम वहाँ पर फोकस नहीं करते, इस चीज़ के ऊपर अबूर हासिल करने की कोशिश नहीं करते कि हमें अगर ये ज़िम्मेदारी मिल जाए टूर्नामेंट करवाने की तो हम इसको कैसे जो है वो लेकर चलेंगे। तो इन केस जब हमारी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
बतौर फिज़िकल एजुकेशन टीचर या बतौर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या बतौर लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन। तो उस वक़्त फिर हम अपने जो दीगर दोस्त होते हैं उनको कोशिश कर रहे होते हैं जी वो हमें हेल्प आउट करें, ताकि जो हम टूर्नामेंट है उसका जो बेहतर तरीके से इनकाद करवा सकें। तो आज का जो हमारा मौजू है उसकी वजह इंतखाब भी यही है कि क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन से ताल्लुक़ है तो बुनियादी ज़िम्मेदारी है हमारी कि टूर्नामेंट कैसे करवाना है, तो इसके जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं उनसे आगाही दी जा सके। तो आज का जो लेक्चर है हमारा उसमें हम देखेंगे कि टूर्नामेंट क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है या टूर्नामेंट की अक़साम कौन-कौन सी हैं, इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो टूर्नामेंट की किसी भी टाइप्स हैं उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, तो उसमें उनकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं वो कौन-सी हैं। तो जो ज़माना कदीम में जो लफ़्ज़ टूर्नामेंट है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ज़माना कदीम में जो लफ़्ज़ टूर्नामेंट था वो टॉर्नी कहते हैं, जो फ़न सिपागरी यानी कि एक ऐसी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसमें सिपाही जो होते थे ज़माना कदीम में, तो वो मुख्तलिफ़ तरह की वर्जिशें करते थे और एक दूसरे से मुकाबला करते और अपनी महारत का इज़हार करते थे। 20वीं सदी में इस लफ़्ज़ को खेलों के मुकाबला जात के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम विनर की जो शिनाख्त है वो आसान नहीं कर सकते हैं जी। अगर कौन सी टीम है, हमने टूर्नामेंट करवाना है, हमें नहीं पता कि कौन सा प्लेयर अच्छा है, किस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ये एक सिस्टम है मुकाबला जात का जिसकी वजह से हम जो विनर है उस तक पहुँच सकते हैं। तो ये लफ़्ज़ जो है वो एक ऐसे तरीक़ाकार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम किसी भी खेल के मुनज़्ज़म मुकाबला जात को करवाने, मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों या टीमों को इकट्ठा करने या लोगों की एक बड़ी तादाद की तवज्जो जो है वो इस किसी ख़ास खेल यानी कि जिस गेम का हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो उस गेम की तरफ जो तवज्जो जो है स्पेक्टेटर्स की, लोगों की, उनकी तवज्जो जो है वो मबज़ूल करवाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर है क्रिकेट का आपने देखा होगा, क्रिकेट का अगर वर्ल्ड कप जब होता है तो आम रूटीन में जो बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते, वो भी ग्राउंड में निकलते हैं, वो भी गली मोहल्ले में हमारे क्रिकेट हो रही होती है, उनके पास प्रॉपर बैट नहीं है, प्रॉपर बॉल नहीं है, तो क्या होता है कि जो घरों में चूल्हों में जलाने वाली लकड़ियाँ वो उसी को लेकर बतौर बैट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि एक क्रेज़ जो है वो बन जाता है, लोगों को आगाही आ रही होती है, तो उस वजह से वो खेल रहे होते हैं। इसी तरह अब आपने रिसेंटली देखा है जैसे फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, तो जो नॉर्मल रूटीन में जो लोग फुटबॉल नहीं खेलते थे, तो बच्चे जो थे वो गली मोहल्ले में फुटबॉल, हम रोड के ऊपर जा रहे होते थे तो रोड के ऊपर बॉल जो है वो बच्चे लेकर डॉजिंग कर रहे हैं, ड्रिबलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पासिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टूर्नामेंट की वजह से लोगों की अट्रैक्शन जो है वो हासिल करती हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि टूर्नामेंट मुकाबला जात की एक ऐसी लड़ी है, एक ऐसा रास्ता है जिसके आखिर पर एक टीम जो है वो बच जाती है, जो फ़ातेह करार पाती है, जबकि जो बाकी टीमें हैं वो लूज़र या उसको रनर अप कह सकते हैं, वो तस्वर की जाती हैं। तो आगे है व्हाई टूर्नामेंट इज़ नीडेड। कोई बता सकता है क्यों टूर्नामेंट की? यहाँ तक तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं, तो कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे कि टूर्नामेंट क्यों ज़रूरी है? जी, कोई पर्सन? सर आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सर लास्ट टाइम आपने बताया था टूर्नामेंट इसलिए ज़रूरी होता है कि अपनी स्किल्स जो होती है उनको शो ऑफ करवाने के लिए कि आप में कौन-कौन सी स्किल्स हैं, उसके ज़रिए आप आगे आ सकते हैं, प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए। जी, बिल्कुल। इसके अलावा जब टूर्नामेंट होते हैं तो डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट कंट्रीज़ से जब लोग आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं तो उससे हमारी सोशल जो डेवलपमेंट होती है या सोशल स्किल्स, उनकी एनहांसमेंट के लिए भी टूर्नामेंट ज़रूरी है।
सोर्स ऑफ जी बिजनेस बिल्कुल। के लिए भी इसको लाया जा सकता है, फंड रेजिंग के लिए भी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। टूर्नामेंट इसलिए ज़रूरी हैं कि किसी खास गेम को जब हमने अपनी मुल्क में लॉन्च करना हो तो उसके पहले इवेंट करवाए जाते हैं। यानी कि कोई नई गेम है, वो नॉर्मली तौर पर किसी एरिया में नहीं खेली जाती, तो कैसे उस एरिया में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। पहले हम कोशिश क्या करेंगे कि बाहर के दूसरे जो लोग हैं जो इस गेम को खेलते हैं उनको इस एरिया में लेकर आया जाए, और दूसरे जो हमारे मकामी लोग हैं उनको भी इंगेज किया जाए, ताकि जो उस गेम है उसकी पब्लिसिटी की जा सके, उसको पॉपुलर किया जा सके। जब वो एक गेम, ज़ाहिर बात है क्रिकेट पहले हमारे बरसगीर का हिस्सा नहीं थी, तो कौन लोग थे जो क्रिकेट को इधर लेकर आए? ज़ाहिर बात है ब्रिटिश थे, ब्रिटिश जो फौजी थे वो आए, उन्होंने आकर इसको खेलना शुरू किया, उनको देखा देखी जो यहाँ के लोग थे मकामी लोग, उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह क्रिकेट अब आप देखिए कि बल्कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 इस वक्त ओडीआई में हुआ है रैंकिंग में। तो एक बर्रे सगीर की टीम है, हालांकि वो हमारी नेचुरल हमारी गेम नहीं थी, हमने सीखी है, तो आज हम उसके ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर उस गेम में हुक्मरानी कर रहे हैं। तो किसी ख़ास गेम को जब लॉन्च करना होता है, किसी एरिया में पॉपुलर करना है, उसकी पब्लिसिटी करनी है, तो उस मकसद के लिए टूर्नामेंट पहले करवाए जाते हैं। उसके बाद दूसरी वजह क्या है कि जो ब्रिंग फॉरवर्ड है रियल टैलेंट। तो रियल टैलेंट क्या है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी ना किसी सलाहियत से नवाजा होता है। तो बाज़ बच्चे को पता होता है कि मेरे अंदर ये सलाहियत है, बाज़ हम कोशिश ही नहीं करते। जैसे कलाबाजी है, फॉरवर्ड रोल है, तो हमें पता ही नहीं है, यानी कि हम करते हैं, हम बचपन से वो हरकत करते आ रहे हैं। बचपन में जब बच्चे छोटे खेलते हैं ना, वो बेड के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर वो कलाबाजियाँ लगा रहे होते हैं। लेकिन जब ऑन द ग्राउंड उन्हें कहा जाए जी आप कलाबाजी लगाएँ, तो वो वहाँ आप क्लास में जब लेक्चर दे रहे होते हैं, जिम्नास्टिक का लेक्चर है, आप अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं ग्राउंड में और उन्हें कहते हैं जी आपने फॉरवर्ड रोल करना है। तो बच्चे फॉरवर्ड रोल करने की बजाय पीछे-पीछे छुप रहे होंगे। एक दूसरे के पीछे वो जाते हैं जी, कहीं हमें टीचर ना कह दें कि आप करें। तो जो टूर्नामेंट है, जब मुकाबला आप करवाएँगे, आप कहेंगे कोई उसके ऊपर प्राइज़ रखेंगे, तो जो जिन लोगों को आता है वो अगर आपके सामने कोशिश नहीं भी करते, वो छुप-छुप कर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वो आपको टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट जब करते हैं, तो इस तरह उसके अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई हैं, टैलेंट है, वो हमारे सामने आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जी जो टूर्नामेंट है वो जो टैलेंट है उसको हमारे सामने लेकर आने की एक वजह बनता है। वो टैलेंट डेवलपमेंट में जो इवनिंग का हमारा लेक्चर है डॉक्टर एजाज साहब का, तो वो आपको उसमें इसको मज़ीद जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे। उसके बाद है डिसाइडेड द बेस्ट। अब ज़ाहिर बात है एक गाँव है, एक शहर है या एक मुल्क है, उसमें हज़ारों की तादाद में वो गेम खेलने वाले हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा जी हमारा सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन-सा है? या हमने अगर किसी के बंदे को ओलंपिक लेवल तक लेकर जाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये बंदा अहल है, इसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करवाया जाए? वो ज़ाहिर बात है एक सिस्टम के थ्रू आएगा तो पता चलेगा। हम पहले अपने मकामी सतह पर उसके टूर्नामेंट करवाएँगे, फिर लोकल लेवल के ऊपर, फिर उसको लेकर जाएँगे रीजनल लेवल के ऊपर, फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, फिर नेशनल लेवल का जो टूर्नामेंट करवाएँगे। तो जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो ग्रेजुअली अपनी सलाहियतों का इज़हार करते हुए, अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाते हुए ऊपर आ जाता है। तो उससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं जी हमारे मुल्क का फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर एथलीट है, तो हम कहते हैं जी वो हमारे मुल्क का सबसे बेहतरीन एथलीट है, उसकी टाइमिंग ये है, ये अहलियत रखता है कि ये ओलंपिक में जाए। जैसे मैं अपने सिटी की मिसाल दूँगा, मेरा चूँकि ताल्लुक मियाँ चन्नू से है, तो अरशद नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो आपको सबको पता है कि वो कोई रियल टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट था, उसकी कोई पीछे प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ अटैच हुआ, उसने खेलना शुरू किया, तो तब लोगों को जो पता चलता गया जी वाक़ई, तो वो पहले रीजनल लेवल पे गया, फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर गया, तभी जाके उसकी सिलेक्शन हुई कहाँ पर जाके
जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल के लिए वो मुंतखब किया गया कि जी ये ओलंपिक में जा सकता है, जेवलिन थ्रोअर है, अच्छी थ्रो करता है, इसका और कोई मुकाबला पाकिस्तान में नहीं करता, तो सबसे बेहतरीन पाकिस्तान का जो खिलाड़ी है वो ये है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल है, स्पोर्ट्स स्किल्स बहुत सारी हैं। आप वो जो फिटनेस में पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ फिटनेस में कुछ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स होंगे, कुछ हेल्थ रिलेटेड होंगे। तो इसी तरह जो स्किल्स हैं वो ग्रूम होती हैं प्रैक्टिस से। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी, जितने ज़्यादा वो टूर्नामेंट में शिरकत करेगा, उसकी जो स्किल्स हैं वो उतनी ही ज़्यादा पॉलिश होंगी, वो उतना ही आगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा और आगे निकल लेगा। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्लेयर है। टूर्नामेंट हमें ये जैसे मैंने पहले मिसाल दी है कि जेवलिन थ्रो वाली, तो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर है। जब कंपटीशन होता है, हमने पूरे मुल्क का सबसे जो बेहतरीन खिलाड़ी है वो निकालना, तो वो इसी सिस्टम से आएगा। ये नहीं है कि मैं अगर मियाँ चन्नू में बैठा हूँ, मेरा किसी को पता ही नहीं है, मैं 80 मीटर थ्रो कर सकता हूँ और जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम अपना भेज रहे हैं वो 70 मीटर कर रहा है, तो मुझे मेरा कैसे पता चलेगा जब टूर्नामेंट में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो ये जो टूर्नामेंट है वो अच्छे खिलाड़ी की सिलेक्शन में मदद देते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ हैं। हम बतौर अगर किसी और मुल्क में जाते हैं तो सफ़ीर के तौर पर जाने जाते हैं उस मुल्क के। हम उस मुल्क की जो रवायात हैं, उसका जो कल्चर है, उसका जो लिबास है, उसका जो खाना पीना है, उनका लेटना उठना बैठना, हर चीज़ जो है वो समाजी जो हमारी खूबियाँ हैं वो हम उसके सफ़ीर होते हैं। हम अपना कल्चर तारफ़ करवा रहे होते हैं बाहर। तो टूर्नामेंट जो है वो ये मदद देता है, जो हमारी सोशल क्वालिटीज़ हैं, हम लोगों के साथ कैसे इंगेज होते हैं। एक यहाँ पर मुकाबला है पर पंजाब में, तो हमारी टीम जब जाएगी अगर सिंध में, तो सिंध के लोगों के साथ उनका अच्छा एक इंटरेक्शन होगा, तो जो सोशल क्वालिटीज़ हैं पर्सन की वो बिल्ड होती हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है। सारा दिन की कुछ लोगों के लिए तो जो ऑफिस वर्क ही करते हैं, तो वो अगर शाम को फ्री होते हैं तो वो ज़ाहिर बात है दोबारा वो अगर स्क्रीन के आगे बैठ जाएं टीवी देखने के ऊपर, तो वो रिक्रिएशन तो नहीं है, वो मेंटली तौर पर आप अपसेट और ज़्यादा हो रहे हैं। तो रिक्रिएशन क्या है, आप बाहर को जाते हैं, कोई टूर्नामेंट के ऐसे कोई कंपटीशन हो रहे हैं तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये एक सोर्स है पब्लिक के लिए कि वो इससे रिक्रिएशन जो है वो हासिल करते हैं। उसके अलावा सोर्स ऑफ बिजनेस भी है कि आप रिसेंटली देख लें PSL को, कि उसमें जो फ्रेंचाइज के मालकान हैं उनको क्या फ़ायदा है। ज़ाहिर बात है अगर उनको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं उनको वो लेकर आ रहे हैं मुल्क के अंदर, तो आखिर उन्हें क्या फ़ायदा है। वो इतना इतना उनको पे कर रहे हैं, करोड़ों की जो रकम है वो उनको वो देते हैं एक एक मैचेस की। तो उसकी वजह क्या है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने पॉकेट से उन्हें दे देते हैं और उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उन्हें मुख्तलिफ तरह से इसका फ़ायदा होता है। वो उसके बदले में जो कंपनीज़ हैं उनको स्पॉन्सर करती हैं, अगर मुख्तलिफ तरह से वो फंड जो है वो जनरेट करते हैं। तो आगे आ जाएं जी, सोर्सेज ऑफ फंड रेजिंग है। फंड रेजिंग हम करते हैं टूर्नामेंट से। किसी इलाके में कोई सैलाब आ जाता है तो और कोई अगर हमारे पास सोर्स ना भी हो इनकम का, कोई फंड इकट्ठे करने का, तो ये टूर्नामेंट जो है वो एक बेहतरीन तरीका है। उससे क्या है कि फंड रेजिंग आप कर सकते हैं। रिसेंटली आपने तुर्किया की देखा होगा कि वहाँ पर जब ये ज़लज़ला आया तो उसके बाद जो फंड रेजिंग की जो मुहिम थी, वो एक फुटबॉल का जो मैच था उसके अंदर जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कैसे खाना, जो खिलौने थे वो ग्राउंड में फेंकना शुरू किए। किस मकसद के लिए, कि वो एक रेजिंग कर रहे हैं, फंड रेजिंग है, ताकि जो बच्चे जो अफेक्टी हैं उन तक कुछ खुशियाँ पहुँचाई जा सकें। तो इस तरह से जो टूर्नामेंट है वो फंड रेजिंग की भी एक वजह बन सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है तो वो कर सकता है। सबको क्लियर है? क्लियर सर। जी सर, क्लियर है। चले जी आगे चलते हैं।
जी, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट कितनी तरह की हैं। जब भी हमें ये टारगेट दिया जाता है ना जी, आपने टूर्नामेंट करवाना है, तो हम सबसे पहले अपनी प्लानिंग को तरतीब देते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं कि हमारे लिए कौन सी किस्म टूर्नामेंट की मुफीद है। नॉकआउट सिस्टम बेहतर रहेगा, राउंड रॉबिन सिस्टम बेहतर रहेगा, कम्बिनेशन सिस्टम बेहतर रहेगा, या कोई और। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं नंबर ऑफ टीम। हम देखते हैं जी हमारे पास टाइम इतना है, हमारे पास टीमों की तादाद 8 है, हमने 4 दिन में उनका टूर्नामेंट करवाना है, कैसे करवाएंगे। अब जाहिर बात है, अगर टीमों की तादाद 8 है, टाइम 4 दिन का है, तो लीग सिस्टम तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे एक टीम जो है दूसरी हर टीम से मैच खेलेगी, वो एक टीम कैसे 7 मैच खेल लेगी। तो इस तरह जो है वो 8 टीम है, तो जाहिर बात है हर टीम ने जब दूसरी टीम के साथ मैच खेलना, तो एक टीम को 7 मैच खेलना पड़ेगा, तो 4 दिन में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ टीम्स सबसे पहले हमारे पास कितनी है। उसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं। हम फुटबॉल का टूर्नामेंट हमने करवाना है, क्रिकेट का करवाना है, या कोई वॉलीबॉल का करवाना है, यानी कि उसके ऊपर हमारा टाइम कितना लग रहा है। अगर एक गेम है, फॉर एग्जांपल बैडमिंटन है, तो एक बैडमिंटन का मैच करवाने के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हमारा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है, तो हमने एक दिन में कितने मैचेस करवाने हैं। तो नेचर ऑफ स्पोर्ट्स के ऊपर। और अगर वो क्रिकेट का है, ओडीआई मैच हमने करवाना है 50-50 ओवर का, उसने एक दिन लेना है, तो जाहिर बात है फिर 4 दिन में 7 टीमों के साथ लीग सिस्टम के साथ टूर्नामेंट करवाना पॉसिबल नहीं है। और साथ हम क्या देखते हैं कि अवेलेबल नंबर ऑफ ग्राउंड्स, जो हमने ग्राउंड अपने बनाए हुए हैं, जिन जिन वेन्यूज के ऊपर हमने तरतीब दिए हैं सर जी। वहाँ। जी सर जी, नेचर ऑफ स्पोर्ट्स को रिपीट करें। नेचर ऑफ स्पोर्ट्स है कि जो हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो कौन सी गेम है। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल है क्रिकेट है, तो क्रिकेट ओडीआई मैच हमने करवाना है, तो ओडीआई मैच के लिए 50 ओवर एक टीम खेलेगी, 50 ओवर दूसरी टीम खेलेगी, यानी कि कम अज कम वो 8 से 9 घंटे का जो मैच है वो होगा। और साथ अल्टरनेटिव हम वॉलीबॉल का करवा रहे हैं अगर टूर्नामेंट, तो वॉलीबॉल में जारी बात है आप 1 घंटे में एक मैच फिनिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, जो हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो हमारा टाइम कितना लेगा, वो एक्टिविटी कैसी है। अब ये भी नहीं पॉसिबल कि एक टीम ओडीआई खेल के हटी है, हम उसे कहें जी चलें अब आप जीत गए, अब आपका मुकाबला 1 घंटे की रेस्ट के बाद दूसरी टीम के साथ है। तो वो तो प्लेयर जो हैं वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की बजाय एग्जॉस्टेड जो है वो हो जाएंगे। तो इसलिए नेचर ऑफ स्पोर्ट्स कौन सी है, इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम डिसाइड करते हैं हम टूर्नामेंट की किस किस्म की तरफ जाएं, किस तरह का इवेंट करवाएं। क्लियर है जी? सर क्लियर, थैंक यू सर। ओके। उसके बाद आ गया जी अवेलेबल नंबर ऑफ ग्राउंड के, हमारे पास ग्राउंड की तादाद कितनी है। क्या एक ही वेन्यू के ऊपर सारे मैचेस होंगे? अब एक ही ग्राउंड है, उसके ऊपर एक ओडीआई मैच हुआ है, तो ग्राउंड को आपने रेस्ट देना, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए आपको कम से कम कोई एक दिन दरकार होगा। ये नहीं है कि आपने अभी एक ही आपने पिच जो है वो बनाई हुई है, उसके ऊपर एक मैच खत्म करवाया और उसी पिच के ऊपर आप दोबारा जो 50 ओवर का जो मैच है वो करवा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है, आपको टाइम उसके लिए चाहिए। तो इस अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो इसका मतलब है आपको अपने नंबर ऑफ ग्राउंड से ज़्यादा चाहिए। एक ही ग्राउंड में सारे आप टूर्नामेंट पूरा नहीं करवा सकते। उसके बाद है जी टाइम है। हमारे पास टाइम कितना है, कितने नंबर ऑफ डेज हमें दिए जा रहे हैं। यानी कि कॉलेज में करवाते हैं वो यही होता है जी, वो शेड्यूल जब बनता है ना कॉलेज का, तो आपको कहते हैं जी स्पोर्ट्स वीक या स्पोर्ट्स गाला के नाम से। तो ये जी 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, और आपने उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ करवानी है। आप उसमें कुछ गेम्स करवा रहे हैं, कुछ एथलेटिक्स के इवेंट करवा रहे हैं, कुछ बोरी रेस है, कोई फनी यानी कि कोई म्यूजिकल चेयर का मुकाबला होगा, कोई टग ऑफ वार का मुकाबला होगा। तो 2 दिन के अंदर आप इतनी एक्टिविटी, अगर रेफर आपके पास ऑफिशियली नहीं है, इतने लोग मैनेजमेंट नहीं है आपकी, एक अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर या लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन है, वो जाहिर बात है एक टाइम में एक इवेंट ही करवा पाएगा। ये नहीं है कि वो इधर से अंपायर खड़ा हो क्रिकेट के मैच में और साथ ही उसको कह दिया जाए जी आ जाए उधर टग ऑफ वार का कंपटीशन है तो आपने उसको भी मैनेज करना है।
तो नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, टाइम कितना है, उसके मुताबिक जो है वो ये तमाम एक्टिविटी जो है हम प्लान देते हैं। और सबसे जो अहम बजट है कि ये ना हो कि हमने बजट रखा हुआ है कि 30,000 में ये सारा करवाना है और हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर दें कि वो बजट हमारा जो है वो आउट हो जाए। तो तमाम जो चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, प्लानिंग करते हुए हम पहुंचते हैं कि हमने किस सिस्टम की तरफ जाना है। तो बुनियादी तौर पर 4 एग्ज़ाम है टूर्नामेंट की। नॉकआउट सिस्टम कहा जाता है, इसे एलिमिनेशन सिस्टम कहा जाता है। फर्दर इसकी आ जाती हैं आगे सिंगल एलिमिनेशन और डबल एलिमिनेशन। इसके बाद राउंड रॉबिन सिस्टम है, उसको लीग सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके ये लास्ट ईयर पीपीएससी में आया था कि द अनदर नेम ऑफ लीग सिस्टम इज, तो आगे ऑप्शन थे मुख्तलिफ, तो राउंड रॉबिन सिस्टम जो है उसका दूसरा नाम है। आपको शायद याद होगा जिन लोगों ने पहले पेपर दिया है। तो उसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं, सिंगल लीग सिस्टम है, डबल लीग सिस्टम है। उसके बाद है जी कम्बिनेशन सिस्टम है, ये इन दोनों को मिला के, यानी कि पहला जो हम राउंड लेते हैं वो राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत करवा देते हैं और उसके बाद जब फाइनल टॉप 4 टीम सेलेक्ट करके उनका एलिमिनेशन सिस्टम के तहत जो करवा देते हैं। उसके बाद इसी में कम्बिनेशन में प्ले ऑफ सिस्टम भी आएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो चैलेंज टूर्नामेंट हैं, लैडर सिस्टम है, पिरामिड सिस्टम है, फनल सिस्टम, तो ये लोकल लेवल के ऊपर होते हैं या काउंटीज जो होती हैं वो इस सिस्टम के तहत, ताकि जो अच्छा प्लेयर है उसको बार बार मौका दिया जाए कि वो आगे आ सके। तो ये मुख्तलिफ जो है वो एग्ज़ाम है उसकी जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो करेंगे नॉकआउट सिस्टम, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। अभी नॉकआउट सिस्टम और लीग जो सिस्टम है राउंड रॉबिन उसको हम कवर करेंगे। तो नॉकआउट सिस्टम क्या है, इसको एलिमिनेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ऐसा निज़ाम है जिसमें जितनी भी टीमें आ जाए, कोई बड़ी तादाद भी हो, कोई 10 टीम्स भी आ जाए, तो जितना भी बड़ा इवेंट हो उसका फैसला करने में टाइम हमें ज़्यादा नहीं लगता। यानी कि हम विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ आप उसको आसानी के साथ जो टूर्नामेंट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके अलावा क्यों देर नहीं लगती, क्योंकि इस सिस्टम के तहत अगर कोई टीम अपना मैच जो है वो हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से खारिज हो जाती है। वो यानी कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फातेह कौन है इसका जांचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और जो अगले राउंड में जाती है वो सिर्फ टीम वही जाती है जो विन, जिसने ये राउंड किया होता है। ये तो इस तरह तादाद जो है टीम की, चूंकि वो हारती जाती हैं और टूर्नामेंट से खारिज होती जाती हैं, तो उनकी तादाद भी कम होती जाती है। तो इसकी फर्दर टाइप 2 जो हमने ऊपर नाम सिर्फ पढ़े थे, सिंगल एलिमिनेशन और डबल एलिमिनेशन। तो सिंगल एलिमिनेशन क्या है, इसमें अगर कोई टीम अगर हार जाती है तो उसके पास समझें चांस लेवल जो है वो सिर्फ 0 होता है। वो ये नहीं है कि आप एक दफ़ा हार गए तो आप कहें नहीं जी मैं नहीं हारा, मैंने तो दोबारा खेलना है तो मैं अगला मैच दोबारा खेलूंगा, ऐसी बात नहीं है। वो टूर्नामेंट में जो टीम जैसे जैसे लूज करती जाती है वो मुकाबले से बाहर खारिज हो जाती है, यानी कि चांस लेवल आपके पास 0 है, या 100% चांस है आपका अगले राउंड के लिए, या 0% चांस है आप वहीं से बाहर चले जाएंगे। जो डबल है उसमें ये है कि एक चांस, एक मौका मिलता है एक टीम को कि अगर वो हार भी जाती है तो उसको रखा जाता है जो दूसरा राउंड हमारा आएगा उसमें, कि वो अगर उसमें पार्टिसिपेट करके जीत जाए तो उसके 50% उसके पास चांस होता है कि वो आगे दोबारा अगला मैच जीत के अगले राउंड में जा सकती है। तो इस तरह उसको डबल एलिमिनेशन सिस्टम कहा जाएगा। डबल एलिमिनेशन का ये नहीं है कि एक ही टीम लगातार 2 मैच खेलेगी, वो एक राउंड पूरा कंप्लीट होगा, जो विनर होगी वो आगे चली जाएगी, जो बकिया टीम बचेंगी उनका दोबारा सिंगल एलिमिनेशन के सिस्टम के तर्ज के ऊपर उनका दोबारा वो बनेगा। तो जो जीती हुई टीम है वो उस राउंड में नहीं आएगी, जो बकिया जो जितनी भी टीम है, इसका मतलब हर टीम ने अपना एक एक मैच लूज किया है, तो उन तमाम टीमों का दोबारा वो फिक्सचर बनता है और इस तरह फिर उनके पास चांस होता है। यानी कि आप देखें कि एक तो वो पहला राउंड हुआ था, एक उसमें जो हार गई थी उसके पास चांस था कि वो दोबारा आ सकती है। तो अब जब दूसरी दफ़ा वो फिक्सचर उनका तरतीब दिया गया तो अब अगर वो हार गए इसका मतलब कि वो 2 दफ़ा हार गई है।
अगर 2 दफ़ा हार गई है तो अब उसके पास कोई चांस नहीं है, वो टूर्नामेंट से खारिज है। तो एक दफ़ा मैच हारने के बाद उसके पास चांस होता है कि वो अगले राउंड तक, फाइनल तक दोबारा क्वालिफाई कर सकती है। सर सर सिंगल एलिमिनेशन को दोबारा काइंडली कर दें। सिंगल एलिमिनेशन को? जी सर। हाँ जी, सिंगल एलिमिनेशन में क्या है, आपके पास टीम है, 2 टीम है या 4 टीम है, उनका मुकाबला हुआ है, जो टीम मैच जीत गई है वो नेक्स्ट राउंड में चले जाएगी, जो टीम मैच हार गई है वो उस टूर्नामेंट से खारिज है। उसके बाद उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो आगे खेले। अगर 4 टीमें थी उनमें से 2 आगे चली जाएंगी, 2 बाहर निकल जाएंगी, फिर उन 2 में से जो उनका कंपटीशन होगा, जो जीत जाएगी वो विनर है, जो दूसरी है वो रनर अप है। तो इस तरह यानी कि उसमें चांस लेवल 0 है। आपके पास ये नहीं है कि आपकी एक भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपको मौका दोबारा दे दिया जाएगा। लीग सिस्टम में ये चांस आपके पास होता है कि आपका कोई एक दिन अच्छा नहीं है, आपका प्लेयर अच्छा नहीं खेल पाए तो आपको चांस मिल जाएगा। एलिमिनेशन सिस्टम की इसको खूबी कह लें, इसको खामी कह लें, ये ज़रूरत है कि हर मैच जो है उसको अपना आखिरी मैच समझकर खेलना पड़ता है कि अगर मैं ये मैच हार गया तो मैं टूर्नामेंट से खारिज हो जाऊंगा। तो इस तरह प्लेयर को तैयार रहना पड़ता है हर तरह की सिचुएशन का सामना करने के लिए, उसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, क्योंकि वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा तो जाहिर बात है उसकी टीम जो है वो मैच टूर्नामेंट से खारिज हो जाती है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। सर ये जो डबल एलिमिनेशन सिस्टम जैसे आपने भी डिफाइन किया है, तो इसमें जितनी भी टीम्स होंगी वो जब जो टीम हार जाएगी उसको फिर दोबारा चांस दिया जाएगा खेलने के लिए, और जब वो दोबारा जी से फिर से डिफीट हो जाती हैं तो फिर उनको एलिमिनेट किया जाता है डबल एलिमिनेशन में। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल देके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थी 8 टीम, हम करवा रहे हैं डबल एलिमिनेशन के तहत। हमारे पास 8 टीम थी, हमने 8 टीमों के साथ मैच निकाले, मैचों की तादाद कितनी निकली? 7। ठीक है जी, यस। ऐसे हाँ ही है। जी। जी अच्छा सर। जी, क्योंकि हम डबल एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि लगातार उस टीम के 2 दफा मैचेस आएंगे, वो एक मरतबा पूरा राउंड होगा, उसके बाद दोबारा वो राउंड होगा। अब चूंकि 8 टीम थी, किसी टीम को बाई नहीं हमें देनी पड़ी, क्योंकि नंबर पावर ऑफ 2 जो थी वो पूरी थी। 8 टीम है तो किसी को बाई नहीं, हमने उनके मैचेस आपस में करवाए। 8 में से रह गई 4, 4 में से रह गई 2, 2 में से रह गई 1। ऐसे ही है। जी। वो जो हाँ विनर जी। है ना, उसको हमने एक साइड के ऊपर कर लेना है। इसका मतलब है अब जो हमने दूसरा राउंड करवाना है उसमें टीमों की तादाद 8 नहीं है, उसमें टीमों की तादाद कितनी रह गई? 7। जी। ठीक हो गया। उसमें टीमों की तादाद हमारे पास 7 रह गई। जो फाइनल में वो जो पहले राउंड की विनर है वो ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब हाँ जो जी। 7 टीम रह गई हैं तो 7 टीमों को बाई देना पड़ेगी, जारी बात है, यस सर। क्योंकि 7 का मुकाबला तो नहीं ना हो सकता, किसी टीम को बाई मिलेगी। तो बाई अब किसको देंगे? वो जो फाइनल में जाके हारी है, रनर अप जो थी पहले राउंड में। ठीक है। ठीक है, हमने उसको बाई दे दिए। बाई का मतलब क्या है वो आगे हम डिस्कस करते हैं उसको। बाई क्या है कि उसको एक फेयर चांस मिल गया कि बिना खेले वो अगले राउंड में चली गई है। अब जब दूसरी दफा वो हम उसको करेंगे, तरतीब देंगे, तो 7 टीमें हैं तो मैचेस कितने होंगे? 6। अब 7 टीमें हैं तो बाई कितनी देंगे? 1 टीम को बाई है, वो बाई किसको हमने दे दी? जो लास्ट, जो पहले राउंड की रनर अप है। ठीक है। जी सर। बकिया जो 6 टीम बची हैं उनके आपस में मैच होंगे। ठीक है, तो ठीक। उस तरह फिर आगे उनके वो 6 जो टीमें बची हैं उनके मैच होंगे, उनमें से 3 टीमें वो आएंगी और 1 टीम जो है वो हमारी कौन सी होगी? जिसको बाई दी गई थी। अब कितनी टीमें आपके पास आ गई? 4। 4। ठीक हो गया। अब देखें कि जो टीमें आउट हुई हैं वो एक तो पहले राउंड में अपना एक मैच हार चुकी थी। यस सर। अब दोबारा जो टीमें मैच हारी हैं वो बाहर हैं, यानी कि पहले एक दफा हारी थी, उनको चांस दिया गया था डबल एलिमिनेशन में कि आप एक मैच और खेल लें, आप जीत सकती हैं तो आप आगे चले जाएंगे, अगर हार गए तो फिर आप टूर्नामेंट से खारिज होंगे। अब चूंकि यस वो सर। 4 रह गई हैं तो जो 4 जो बाहर निकली हैं, इसका मतलब है वो 4 टीमें पहले भी हार चुकी थी पहले राउंड में, अब दूसरे राउंड में वो दूसरी दफा हार गई हैं। तो जब वो जी। दूसरी दफा हारी हैं
तो जारी बात है वो टूर्नामेंट से खारिज हो जाती हैं। इसमें एक चांस मिलता है कि आप एक दफ़ा हार गए हैं तो कोई बात नहीं है। तो सिंगल में एक चांस भी नहीं मिलता, आप जब भी हारते हैं आप बाहर हैं। तो डबल में एक चांस उसको मिला, उस 4 में से फिर 2 रह गई, 2 में से 1 आ गई। अब जो 1 जीती है वो विनर है राउंड 2 की, और जो पहले एक विनर ऑफ राउंड 1 है उनका आपस में जो है वो फाइनल मैच करवा दिया जाता है। वो हमारे पास आ जाता है जो टूर्नामेंट का जो विनर है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे हम चलते हैं एलिमिनेशन सिस्टम की तरफ। तो सिंगल नॉकआउट में क्या है, इसमें कैसे पता चलता है जी कितनी टीमें हैं, कितने मैचेस हमने करवाने हैं। जी सिंगल नॉकआउट का हम जिक्र कर रहे थे। तो कैसे पता चलेगा कितने मैचेस हैं? नंबर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस, जो फार्मूला दिया गया है आपके सामने है, m इक्वल टू है n। अब इसमें m जो है वो किस बात की निशानदेही कर रहा है? मैचेस की। m रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ मैचेस और n है नंबर ऑफ टीम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 टीम है, 6 टीम है तो मैचेस की तादाद कितनी होगी? 5। 5 जो है होगी। अगर टीमों की तादाद 8 है तो मैचेस की तादाद कितनी होगी? 7। 7। अगर टीमों की तादाद 7 है तो कितने मैच होंगे? तो इसी फार्मूले के सामने रखें, m है नंबर ऑफ मैचेस, n है नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम अगर हमारी 7 है तो 7 में से 1 माइनस कर देंगे। इसका मतलब है टोटल जो हमने मैचेस करवाने हैं वो कितने करवाने हैं? 6 करवाने हैं। तो एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है बाई। बाई आपने सुना है क्या है, किस तरह ये 6 मैचेस आप करवाएंगे? तो बाई आपको देना पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल 7 टीमें हैं ना, तो या 6 टीमें ही हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 6 टीमें हैं, 6 टीमों का आपस में मैच करवाएंगे तो कितनी आगे जाएंगी? 3 का आपस में मैच करवाएंगे, 2 तो आपस में खेल लेंगी, 1 कहाँ पर जाएगी? वो कहेगी जी मैंने 2 मैच खेले हैं, मैं फिर अगले राउंड में जा रही हूँ, ये वाली जो टीम है इसने सिर्फ 1 मैच खेला और ये आगे आ गई है। तो बाद के राउंड में इस जो लड़ाई है उससे बचने के लिए क्या दिया जाता है? बाई। बाई क्या है? किसी भी टीम के लिए चांस है अगले राउंड में जाने का बगैर किसी मुकाबले को खेले। क्यों? ताकि लाजम हो जाए कि अगले राउंड में जो टीम जा रही हैं उनकी तादाद 2 की पावर के बराबर है। अब लफ्ज है 2 की पावर ऑफ 2। तो ये नहीं हमने देखना कि 2 किस किस पर तकसीम हो रहा है, यानी कि अगर 6 है तो 2 उसके ऊपर भी तकसीम होता है, तो ये 6 टीम है तो बाई नहीं दी जाएगी। हमने देखना है पावर ऑफ 2 को। पावर ऑफ 2 क्या है? पावर ऑफ 2 है 2। आपने वो स्केयर किया होगा, 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, इसी तरह फिर आगे 32, 64, 128, 256, 256 से फिर 512, 512 से फिर 1024। तो नंबर ऑफ टीम के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर टीमें 6 खेल रही हों, 3 खेलेंगी, 3 बाहर होगी, तो अब क्या करेंगे? तो 3 में से कौन बाहर जाएगा, किसका मैच किसके साथ होगा, ये मामला जात हमें अगले राउंड में फेस ना करना पड़े, इसलिए हम बाई देते हैं। और किसके मुताबिक देते हैं? पावर ऑफ 2 के मुताबिक हम जो है बाई देते हैं। तो ये पावर ऑफ 2 आपके सामने है, नीचे मैंने लिखी है 2 4 8। अब जब बाई देनी है ना, अगर टीमों की तादाद है 6, तो इसका मतलब 4 में नहीं देखना, पावर ऑफ 2 जो नेक्स्ट आ रही है नंबर ऑफ टीम के अकॉर्डिंग। अब 6 टीमें हैं तो इसका मतलब है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 6 के बाद क्या है? 8। 8 में से 6 माइनस करेंगे। ये नहीं है कि जी पावर ऑफ 2 नेक्स्ट वो 16 भी तो आ गई है, तो 16 में से 6 माइनस कर दें तो 10 टीमों को बाई दे दें। 10 तो टीमें ही नहीं है आपके पास। तो पावर ऑफ 2 जो है मेथड कैसे दी जाती है बाई, उसके 2 तरीके हैं। एक तो है सीडिंग। सीडिंग क्या है कि जिस तरह लास्ट ईयर की विनर टीम जो थी या रैंकिंग में जो टीम पहले नंबर के ऊपर है उसको बाई पहले नंबर पर दी जाती है। और इस तरह यानी कि उन्हें एडजस्ट किया जाता है कि जो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे जो टीमें हैं
उनका मुकाबला शुरू में ही ना आ जाए, पहले राउंड में ही ना आपस में उनका मुकाबला पड़ जाए। ये ना हो कि दोनों जो अच्छी टीम थी उनमें से एक पहले राउंड में ही बाहर चली जाए और उसके बाद जो टूर्नामेंट है उसमें क्रेज ही ना रहे, लोगों की दिलचस्पी ना रहे। लो जी फॉर एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, या पाकिस्तान और इंडिया है, आपका पहला मैच ही और नॉकआउट सिस्टम है, पाकिस्तान और इंडिया का पड़ गया, उसमें पाकिस्तान हार गया या इंडिया हार गया, तो फाइनल में फिर वो क्रेज नहीं रहेगा। फाइनल में लोगों की क्या ख्वाहिश होगी कि फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया जाए। तो जो टीम है उनको इस तरह उनकी रैंकिंग वाइज एडजस्ट किया जाता है सीडिंग सिस्टम के तहत कि उनका आपस में पहले ही राउंड में कोई मैच ना आए। तो फार्मूला है आगे बाई का, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 लेंगे और नंबर ऑफ टीम उसमें से जो है वो माइनस करेंगे। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, फॉर एग्जांपल अगर टीम की तादाद 6 है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 8 है। टीम की तादाद 7 है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 8 है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये एग्जांपल आपके सामने दी है कि अगर टीम की तादाद 7 है तो बाई कितनी मिलेंगी। तो इस फार्मूले में नेक्स्ट पावर ऑफ 2 7 से ऊपर वाली जो पावर है वो 8 है, 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितने बाईज आएंगी, एक बाईज, यानी कि एक टीम ऐसी होगी जिसको बाई देनी पड़ेगी। और अगर हमने फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 7 टीमें हैं तो मैचेस की तादाद कितनी होगी, 7 माइनस 1 जो हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं n-1 वाला। तो 7 माइनस 1 से मेरा 6 मैचेस जो हैं वो उनके हो गए। ये एक बनाया हुआ है सीडिंग सिस्टम के तहत है, तो आपके सामने है, आप देखिए जो रैंकिंग वाइज है ये जो लास्ट ईयर की या रैंकिंग में जो टॉप नंबर के ऊपर है, नंबर 1 टीम है, 7 टीमें हैं तो हमने एक टीम को बाई देनी है तो डेफिनेटली हम जो रैंकिंग में टॉप पे है उसी को बाई देंगे। ये नहीं है कि जो टीम 7वें नंबर पर है हम उसको बाई दें। तो जो पहले नंबर पे है वो बाई, वो बिना किसी मैच के वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और कोशिश दूसरी देखिए, इसमें गौर कीजिए कि जो सेकंड नंबर टीम है वो सबसे एंड के ऊपर है, यानी कि उनको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है, अगर उन्हें 2 हिस्सों में भी तकसीम किया जाए तो उन्हें इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि नंबर 1 टीम का और नंबर 2 टीम का मैच पहले ही राउंड में ना आया। अब देखिए अगर इनका मैच आपस में आएगा भी तो सबसे एंड के ऊपर आएगा, जो छठा मैच होगा उसमें जाके इन दोनों का मुकाबला, यानी कि इन केस उधर से नंबर 1 जीत जाती है, इधर से नंबर 2 जीतती है, तो उनका जो मैच आपस में अगर आएगा तो वो फाइनल में जाके आएगा। तो आप देखिए जो विनर है वो नंबर ऑफ 1 टीम है। तो जो आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है सर। मुझे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी तो अब जो सेकंड नंबर के ऊपर है टीम आपके सामने है, उसका जो मुकाबला है वो कोई किस टीम के साथ है, जो 7 नंबर पे है, रैंकिंग में 7वें नंबर पे है, उसके साथ उसका मैच है। यानी कि जाहिर बात है सिर्फ पहली टीम को तो नहीं एडवांटेज देना, उसको अगर हम वैसे ही फेयरवेल दे रहे हैं तो जो दूसरे नंबर के ऊपर टीम है हम उसको भी एक फेयरवेल दे रहे हैं कि उसका जो मैच है वो 7वें नंबर के ऊपर जो टीम है उसके साथ उसका मैच जो है वो हो रहा है। तो इसी तरह आप देखिए जो तीसरे नंबर पर टीम है उसका मैच छठे नंबर की रैंकिंग वाली टीम से हो रहा है, जो चौथे नंबर पर टीम है उसका मैच 5वें नंबर वाली टीम के साथ हो रहा है। अब इस जो फिक्सचर ये बना है इसमें देखिए जो पहला मैच टूर्नामेंट का हुआ है वो कौन सा हुआ है, 4 नंबर रैंकिंग वाली टीम और 5 नंबर रैंकिंग वाली, इनका जो मैच हुआ ये एक मैच हुआ है। अब इसमें कोई आप सपोज कर लें 4 नंबर जीती है या 5 नंबर जीती है, ठीक है, वो आप सपोज करके रखिए। उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ है वो तीसरे नंबर वाली टीम और छठे नंबर वाली टीम। अब हमने सपोज किया कि यहाँ से तीसरे नंबर वाली टीम जीत गई है। जो तीसरा मैच हुआ है वो 2 नंबर रैंकिंग वाली टीम और 7 नंबर रैंकिंग वाली टीम उनका आपस में हुआ, तो हमने सपोज किया कि इसमें 2 नंबर वाली टीम जो है वो आपस में इस मैच से जीती है। तो अब ऊपर वाली 1 नंबर वाली टीम का मैच ऊपर से या 4 नंबर जीती थी या 5, तो उसमें उनका जो मैच नंबर 4 होगा वो जिस टीम को बाई मिली थी वो चूंकि बगैर खेले अगले राउंड में आ गई थी, तो उसका मैच अब होगा जो टीम खेल के आई है उसके साथ। 4 नंबर या 5 नंबर वाली जो भी जीती है उसके साथ उसका मैच नंबर 4 होगा, और मैच नंबर जो 5 है वो इधर से 3 जीती थी और नीचे वाले से 2 जीती, तो नंबर 3 और नंबर 2 रैंकिंग वाली जो टीम है उसके साथ उसका मैच
होगा। तो इस तरह जो फाइनल है वो आगे मैच नंबर 6 है हमारा, तो वो किसका होगा? डेफिनेटली जो इन दोनों इस मैच में जो जीत के नंबर 1 और नंबर 4 का मैच था, जो इनमें से जीता वो फाइनल में आया। इधर नंबर 2 और नंबर 3 इनमें से जो जीता था वो 5वें में आया था, और 5वें वाला जो 5वां मैच जो हुआ था नंबर 2 का और नंबर 3 का, इनमें से जो जीता था वो आएगा फाइनल में। तो वो यहाँ पर फिर उसका कंपटीशन होगा ऊपर नंबर 1 वाली टीम के साथ। यहाँ तक क्लियर है? सर आपने एक वर्ड यूज किया था लैडर सिस्टम, तो सर लैडर का मतलब तो होता है सीढ़ी, सर ये भी थोड़ा समझा बिल्कुल, दो। तो सर वो सीढ़ी नेक्स्ट लेक्चर ठीक है सर। वो नेक्स्ट लेक्चर है लैडर सिस्टम के ऊपर। वो जीनादार यानी कि जैसे ग्रेजुअली कोई प्लेयर है ना, वो जैसे जैसे पार्टिसिपेट करता जाता है तो वो अगले राउंड में जाता है ग्रेजुअली। ठीक है, अगर हार भी जाए तो उसको वहां से सारा ये नहीं है कि वो बाहर ही निकल जाता है, उसको फिर चांस दिया जाता है। तो वो आगे उसको जब हम पढ़ेंगे, लैडर सिस्टम है, पैरामिड है, तो वो उसकी डिटेल में वो एक सेपरेट लेक्चर है। इसमें हम सिर्फ कवर कर रहे हैं नॉकआउट सिस्टम को और लीग सिस्टम को। तो अभी तो हम नॉकआउट सिस्टम के ऊपर हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर सर जी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। मेरिट आ जाते हैं जी। इसके मेरिट और डीमेरिट क्या है, कौन सी खूबियां हैं नॉकआउट सिस्टम की और कौन सी खामियां हैं। अब सबसे पहले खूबियों के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले खूबी क्या है जी? लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी जो टीम हारती जा रही है वो टूर्नामेंट से आउट होती जा रही है। तो इस तरह बड़ी जल्दी से हमारे मैचेस या टूर्नामेंट जो है वो खत्म हो रहा है। तो हमारे जो अखराजात हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। हमें जो ऑफिशियल हमने रखने हैं उनको पे करना है, उनको हमने कम पैसे देना पड़ेंगे। जो हमने ग्राउंड स्टाफ रखा है उनको पेमेंट कम करनी पड़ेगी। अगर हमने ग्राउंड हायर किया हुआ है प्राइवेट किसी का तो उसको भी पे करना है। तो इस तरह जो हमारे अखराजात हैं वो कम होंगे। प्लेयर आते हैं, उनको हमने रेजिडेंसी दी है, आखिर खर्चा हो रहा है। तो वो प्लेयर जैसे ही जारी बात है जो टीम हार जाएगी वो अपने घर को जाएगी, तो अखराजात हमारे कम होंगे। दूसरे नंबर पे टाइम जो है वो कम है कि अगर हमें एक वीक दे दिया जाए और कहा जाए कि 7 टीमों का आपने नॉकआउट सिस्टम के तहत टूर्नामेंट करवाना है, तो हम डेली अगर एक मैच भी करवाएंगे तो इस तरह हर टीम को प्रॉपर रेस्ट भी मिल जाएगी और टाइम भी कम वक्त में टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर इसके बरक्स अगर हम इसको कहेंगे जी 7 टीमों के साथ आपने राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत मैच करवाना है, तो कभी भी हम 7 दिन के अंदर अंदर वो टूर्नामेंट खत्म नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा तादाद में डेली 2-2 3-3 मैचेस करवाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ तक जाएंगे। तो इसलिए जो नॉकआउट सिस्टम है उसकी खूबी है कि उसमें टाइम जो है वो कम लगता है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि मैचेस की चूंकि तादाद कम है तो ऑफिशियल की तादाद भी तो कम ही होगी। उसके बाद है फियर ऑफ एलिमिनेशन टेंड द प्लेयर टू एग्जिट देयर बेस्ट, के जो खौफ है ना एक जो अच्छा खिलाड़ी है वो साइकोलॉजी में आप उसको देखेंगे, जो अच्छा खिलाड़ी उसके दिल में एक डर होता है कि मैंने अगर ना परफॉर्म किया, एक तो जो टीम है वो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए। सर टीम की जो एक्सपेक्टेशन है, ये माई काइंडली सर एक्सक्यूज मी जी सर, ये ना स्लाइड को ना थोड़ा जूम करें, ये बहुत ही थोड़ा नजर आ रहा है सर। अब ठीक है जी सर, थैंक यू, ऐसे ही रखें सर प्लीज। तो फियर जो है ना, खौफ दिल में खिलाड़ी के, उसके दिल में कौन कौन सा खौफ होता है कि मेरी टीम की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैंने अगर परफॉर्म ना किया तो मेरी टीम बाहर जाएगी, जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा। तो वो इस खौफ से कि हमारी टीम बाहर ना निकल जाए, वो उसकी कोशिश होती है कि वो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे। कोशिश वो करता है। साइकोलॉजी में आप इसको आगे डॉक्टर साहब खुद आपको बताएंगे कि खौफ की भी एक हद है। अगर वो एक हद तक हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अगर वो आप उसको क्रॉस लिमिट को करते हैं तो आप फिर वो उसको क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा जो हार में जो चले जाते हैं, आप उसको अच्छी तरह फिर अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। तो डिसएडवांटेजेस क्या है नॉकआउट सिस्टम के? डिसएडवांटेज ये हैं कि हो सकता है कोई अच्छी टीम पहले ही राउंड में बाहर निकल जाए,
जिस तरह दूसरे नंबर वाली टीम का आपने पीछे देखा, ये देखिए दूसरे नंबर वाली टीम का मैच था रैंकिंग में 7वें नंबर वाली टीम के साथ, तो दूसरे नंबर वाले रनर अप थी, हार गई, 7वें वाली आगे आ गई ना, तो एक अच्छी टीम पहले राउंड में ही बाहर जा सकती है। सिंपल से उसकी एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के साथ ये हुआ था गालबन 2007 के वर्ल्ड कप में था, आयरलैंड के साथ जब पाकिस्तान का मैच था तो पाकिस्तान वो आयरलैंड से हार गया, टूर्नामेंट से खारिज हो गया था, और जो पाकिस्तान के बेचारे कोच थे वो मुर्दा हालत में मिले थे। तो ये ऐसा होता है नॉकआउट सिस्टम में कि आप अगर अच्छी टीम हार जाती है तो प्रेशर तो डेफिनेटली आता है। तो इस वजह से चांसेस हैं एलिमिनेशन सिस्टम में, ये इसकी डिसएडवांटेज हैं कि अच्छी टीम है वो पहले राउंड में अगर बाहर निकल जाए तो फिर क्रेज नहीं रहता। जो हल्की टीमें हैं, कमज़ोर टीमें हैं, वो फाइनल राउंड तक रसाई अगर हासिल कर जाती हैं बाय, वो ये भी हो सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है ना, बारिश हो गई, रन रेट की वजह से उस टीम को स्कोर ही कम मिला, रन रेट जो उसका वो कुलिया लगा, तो उस वजह से उस टीम को एडवांटेज मिल गया, उसको कम स्कोर बनाना पड़ा, वो अगले राउंड में चली गई, और जो अच्छी टीम थी वो उसकी वजह से बाहर निकल गई। तो फाइनल में फिर जो लोगों का दिलचस्पी है वो उस हद तक नहीं होगी जिस हद तक नंबर 1 रैंकिंग और नंबर 2 रैंकिंग का आपस में मैच हो, या पाकिस्तान और इंडिया का आपस में मैच हो, तो वो दिलचस्पी ज़्यादा होगी, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, या पाकिस्तान और बांग्लादेश का, या जिम्बाब्वे का फाइनल होगा, तो वो उस जारी बात है, उसमें दिलचस्पी कम होगी। जो इंडिया के साथ मैच होगा उसमें दिलचस्पी का जो लेवल है वो और ही होगा, उसमें तो फिर इमोशंस और हर चीज़ जो है वो समझें कि एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होंगी। तो यहाँ तक नॉकआउट सिस्टम हमने कवर किया है। यहाँ तक अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो नॉकआउट सिस्टम के हवाले से वो पूछ सकता है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, किसी का भी क्वेश्चन है वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे कि आपने अभी सीटिंग सिस्टम और ड्रॉ के बारे में जो है वो बताया, सीटिंग में तो रैंकिंग के हिसाब से जो है वो 22 दी जाती हैं, इसी तरह ड्रॉ में भी जो है वो रैंकिंग के हिसाब से दी जाएंगी 22, यानी कि रैंकिंग के हिसाब से टीम को जो है वो तरतीब देकर, और जिसका जो है वो निकल आया ड्रॉ तो उसको 22 दे दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, ड्राज का मतलब ही बुरा अंदाजी है, तो उसमें सारे टीम की बराबर में पर्चियां डाली जाएंगी, बराबर में पर्चियां डाली जाएंगी, उठा ली जाती हैं, मैनेजर टीम के मैनेजर बैठे होते हैं ना, तो वो पर्ची उठाते हैं, जिस जिस टीम की निकल आती है इसका मतलब उसको 22 है, बाकी जो बच जाती हैं उनके आपस में मैच करवाते हैं। अच्छा सर, जो बाकी टीम बच जाती है उनका क्या रैंकिंग के हिसाब से एक दूसरे के साथ मैच होगा? नहीं, उनका तो फिर आपस में डायरेक्टली मैच होगा ना, यानी फॉर एग्जांपल 6 टीमें हैं, तो 6 टीमें हैं, तो आप कहते हैं जी बाई कितनों को देनी है, 2 को, ऐसा ही है। तो 6 टीमों के नाम आपने लिख के रख दिए हैं, पर्चियां डाल ली हैं, ठीक है। अब कहते हैं जी 2 टीमों को बाई देनी है, तो 2 पर्चियां जो हैं वो आपस आप उठा लें, ये जो 2 हैं इनको बाई है, ऐसा ही है। जो बाकी 4 बच जाते हैं आप कहते हैं जी 2 को उठाएं, इनका आपस में मैच होगा, और 2 दूसरी उठा लें, उनका आपस में मैच होगा। ड्रा में तो यही है कि हर चीज़ ब्लाइंडेड है, जिसकी कुरानंदाजी जिसके साथ निकल आई उस बंदे ने उसके साथ मैच खेलना है। तो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है वो ज़्यादातर सीडिंग का जो तरीकाकार है इसी को इख्तियार किया जाता है, रैंकिंग वाइज उनकी, अगर उनको पूल में भी डिवाइड करना है ना, 2 फॉर एग्जांपल ग्रुप बना दिए जाते हैं, तो एक ग्रुप में जो एक अच्छी टीम होती है, आप देखिएगा उसको, अभी जो हुआ है चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, तो उसको आप देखिए, जो एक अच्छी टीम है, नंबर 1 टीम है, वो कभी, वो अगर ग्रुप नंबर 1 में है, तो जो नंबर 2 रैंकिंग टीम है वो कभी भी ग्रुप नंबर 1 में नहीं होगी, वो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 में होगी। तो इन तमाम, और जो नंबर 8 टीम है वो ग्रुप नंबर 1 में होगी, जो नंबर 7 टीम है वो ग्रुप नंबर 2 में होगी। तो वो जो उनकी जो डिवीजन जब की जाती है ग्रुप वाइज, वो सीडिंग सिस्टम के तहत ही की जाती है। ड्राज तो हम निकालते हैं ये लोकल लेवल के ऊपर, जब स्कूलों में कंपटीशन करवाते हैं, वो तो हम ऐसे भी निकाल लेते हैं जी टेबल के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्पोर्ट्स का पीछे रह जाने की वजह ये है कि हमें लेटर भी मिलता है 3 दिन पहले बोर्ड की तरफ से, जी इंटर कॉलेजिएट का कंपटीशन आ रहा है, आपने अपने टीमों को पार्टिसिपेट करवाना है। तो हम क्या करते हैं,
बस वो डिसाइड करते हैं जी अब इतनी जल्दी तो टीमें भी नहीं निकाल सकते, चलें टेबल पे बैठ के पर्चियाँ डाल लेते हैं, जो विनर है वो आगे टीम अपनी ले जाए, बाकी बस पोजीशनें हम आपस में बांट लेंगे। तो यही सिस्टम चल रहा है आजकल। इसी वजह से जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो भी चाहते हैं कि ठीक है हमें काम ही ना करना पड़े। तो स्पोर्ट्स का जो डिक्लाइन फॉल है उसमें हमारा भी बराबर का हिस्सा है। हम ये नहीं कह सकते जी हम तो बड़ा काम करते हैं बाकी जो नहीं काम कर रहे तो उस वजह से, या गवर्नमेंट हमें फंड नहीं दे रही। गवर्नमेंट अगर फंड नहीं दे रही या सुपरविजन नहीं कर रही वो एक अलहदा से बात है, हम भी तो कुछ नहीं कर रहे। हम भी बतौर टीचर फंड बिलखसूस स्पोर्ट्स गाला अगर आपने करवाना है, आपके पास फंड ना भी हो, फंड जनरेट करना मसला ही कोई नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इवेंट अगर आप करवाते हैं आपको फंड लोग खुद देने आते हैं। उसकी सिंपल सी मिसाल है कि आपने गर्ल्स कॉलेज है आपका फॉर एग्जांपल, तो आपने वहाँ पर ये स्पोर्ट्स गाला करवाना है, ठीक है, आपके पास फंड है 30,000 रुपया, तो 30,000 में आप समझते हैं टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, तो अब इसका मतलब आप टूर्नामेंट ही ना करवाएं, आप चुप करके बैठ जाएंगे? नहीं, आपको पता होना चाहिए मैं किस किस तरह से फंड रेज कर सकती हूँ। आप मुख्तलिफ कंपनीज से मिलें, मुख्तलिफ होटल या ब्रांड ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश ये होगी जी हम गर्ल्स कॉलेज जाएँ और वहाँ पर अपनी पब्लिसिटी करें ताकि जो गर्ल्स हैं वो हमें जो हमारी प्रोडक्ट है वो खरीदें। मुख्तलिफ तरह की ब्यूटी क्रीम्स वाले आपकी मदद करेंगे, शूज़ ब्रांड हैं वो आपकी मदद करने आएंगे, उसके अलावा जो क्लॉथ के ब्रांड हैं वो आपकी मदद करने के लिए आएंगे, कोई घरेलू आइटम्स हैं किचन एसेसरीज वाली कंपनीज हैं वो आपको करनी आएंगी। तो इस तरह बहुत सारे जो कंपनीज हैं जिनकी रीच होती है पब्लिक, तो वो पब्लिसिटी की वजह से आपके साथ स्पॉन्सरशिप करते हैं। आप उनको कोई कह सकते हैं जी आप ऐसे करें, आप हमारे पास आएँ, आप पब्लिसिटी करें, हम फेवर में आपसे क्या चाहते हैं जी, हमारी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है हम चाहते हैं कि नंबर 1 टीम को जो हमने इनाम देना है वो आपकी कंपनी की तरफ से हो। तो वो जब वो एक सेरेमनी जब जारी बात है होगी तो विनर का जो कप होगा बात है उसमें उस कंपनी का तो लोगो होगा ना, उनकी भी तो एक पब्लिसिटी हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि हम इस वजह से जी फंड हमारे पास नहीं है तो हम टूर्नामेंट ही ना करवाएं, तो फंड तो जनरेट हो जाते हैं। जी सर, क्लियर। सर एक और सवाल ये था कि सिंगल एलिमिनेशन और डबल में दोनों का नंबर ऑफ मैचेस का फार्मूला एक ही रहेगा? नहीं, स्टार्ट में जो है वो उसका होगा 2 इंटू n-1, यानी कि अगर 8 टीमें हैं ना तो 8 में से एक निकल गए, कितने हो गए? 7 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपके मैचेस कितने होंगे? 14 मैचेस। अब पहले राउंड में कितने मैच हुए हैं? पहले राउंड में 7। पहले 7। टोटल मैचेस कितने होने हैं? 14। अब टीमें भी कितनी पीछे बच गई हैं? 7 बच गई हैं ना? चले, अब टीम बच गई हैं आपके पास 7, तो 7 टीमें हैं तो आपने उनके जब मैचेस करवाएंगे तो वो कितने मैच होंगे? 6 होंगे ना? जी सर, सिंगल में तो 6 होंगे। सिंगल में 6 होंगे। अब ये देखिए ना, पहला राउंड जब आपने करवाया उसमें आपने मैचेस कितने करवाए हैं? 7। दूसरा राउंड आपने करवाया उसमें टीम में एक जो विनर थी वो तो साइड पर हो गई थी, एक रह गई थी, तो दूसरी टीम का जो था उसके कितने मैचेस होंगे? 6। 7 और 6 कितने हो गए? 13। नहीं समझ आई? नहीं सर। टीमों की तादाद है 8। डबल जो एलिमिनेशन सिस्टम है आप उसके तहत चल रहे हैं। टीमें हैं आपके पास 8, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? सर 14। 2 इंटू n-1। अब टीमों की तादाद है कितनी? 8। 8 में से 1 माइनस निकला 7। 7 को मल्टीपल आपने करना है 2 से, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? 14। जी सर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं 14। अब आपने इवेंट का आगाज कर दिया है, 8 टीमों को लेकर आप चल रही हैं। पहला राउंड मुकम्मल होने तक आपके कितने मैचेस हो चुके होंगे 8 टीमों के साथ? 7 मैचेस। ऐसे ही है जी।
7 मैचेस आपने करवा लिए पहले राउंड में। जो फाइनलिस्ट टीम थी वो साइड के ऊपर निकल गई, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। अब जब दूसरा राउंड स्टार्ट करना है तो उसमें हमारे पास कितनी टीमें रह जाएंगी पीछे? 7। 7 टीमों को जब आप उनके मैचेस करवाएंगे तो वो फाइनल तक फैसला होते वक्त कितने मैच होंगे? 6। 7 और 6 कितने हो जाएंगे? 13। अब जो फाइनल मैच होगा वो किसके दरमियान होगा? जो राउंड 2 का विनर है और राउंड 1 का विनर, उनके दरमियान जो मैच होगा वो मैच नंबर कितना होगा? 14। तो इस तरह हमने जो पहले फार्मूले में देखा था कितने मैचेस करवाने थे हमने? टोटल 14। तो ये 14 ऐसे पूरे होंगे कि पहले राउंड में हमने 7 मैचेस करवाए, दूसरे में 6, 7 और 6 13, और आखिरी जो है वो हमारा फाइनल हो गया। क्लियर है? ठीक है सर। सर मैं इसकी की बना के आपको सेंड करूंगी, आप चेक करके बताइएगा, ठीक है? चले, वो आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मैं भी आपको ग्रुप में उसी का आंसर दे दूंगा, अगर कोई करेक्शन हुई तो मैं करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू। तो आगे चलें फिर लीग सिस्टम पे। जी सर। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलें जी, लीग सिस्टम। लीग सिस्टम जो है इसको राउंड रॉबिन सिस्टम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन किस किस को याद है? पहले पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है। सर मुझे याद है, आया था। बिल्कुल आया था। ये कहाँ से आया था? जो हमारे वाली बुक है उसी में ये क्वेश्चन मौजूद है, और डॉक्टर इजाज साहब ने ये जो क्वेश्चन दिए थे उसमें ये क्वेश्चन मौजूद था। ठीक है जी। अनदर नेम ऑफ लीग सिस्टम इज राउंड रॉबिन। जो राउंड रॉबिन की इस्तिलाह है ये फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ से रुबान से अखज़ की गई है, जिसका मतलब है लंबे अरसे तक चलने वाला या लंबे अरसे तक मुहित। राउंड रॉबिन जो सिस्टम है इसमें क्या है कि हर टीम या हर एक फ़र्द जो मुकाबला जात में शिरकत कर रहा है उसको दूसरे तमाम अफराद या तमाम टीमें जो मुकाबले में शामिल हैं उनसे मुकाबला करना पड़ता है, जो उसके ग्रुप में शामिल हैं या जो उसके पूल में शामिल हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट के लिए काफ़ी लंबा अरसा जो दरकार होता है, काफ़ी वक्त दरकार होता है। अगर 5 टीमें भी हैं तो आपने उनके जब राउंड रॉबिन सिस्टम के तहत मैचेस करवाएंगे तो आपको कितने मैचेस करवाने पड़ेंगे? 10 मैचेस के करीब जो है आपको मैच करवाने पड़ेंगे। अब नॉकआउट सिस्टम में आप कितने मैच करवा रहे थे? 5 टीमें थी तो 4 मैच करवा रहे थे। राउंड रॉबिन सिस्टम में आपको कितने मैच करवाने पड़ेंगे 5 टीमों के? 10 मैचेस। ऐसे ही है, आवाज आ रही है ना? जी सर। यस सर, आ रही है आवाज। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं इसकी भी उसी तरह जिस तरह वो हमने एलिमिनेशन सिस्टम को डिस्कस किया ना, तो लीग सिस्टम भी ऐसे डबल लीग सिस्टम चलती है, ट्रिपल लीग सिस्टम चलती है। तो अमूमी तौर पर यह सिंगल लीग ही या मोस्टली कभी कभार होता है कि इवेंट को लंबा करने के लिए डबल लीग सिस्टम जो है वो चले। या आप सिंपल सी मिसाल है, अभी हुआ है PSL, तो उसके जो पहले मुकाबले थे वो डबल लीग सिस्टम के तहत हो रहे थे कि हर टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 दफा खेल रही है। ऐसे ही है ना? यस सर। तो ये जी कैसे कराते हैं लीग सिस्टम? हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस। फार्मूला आपके सामने है। उसी तरह M रिप्रेजेंट कर रहा है मैचेस को, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टीम को। अब टीम है कितनी? 5 टीमें हैं, मैच कितने होंगे? फार्मूला आपके सामने है। 5 को आप अंदर रख रहे हैं ब्रैकेट के, 5 - 1 करेंगे तो 4, 4 को जब मल्टीपल करेंगे 5 के साथ बाहर वाले n से तो 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 तो कितने हो जाएंगे? 10 मैचेस करवाएंगे अगर नंबर ऑफ टीम 5 हैं। कैसे करवाएंगे? ये आपके सामने एक स्केच है। 5 टीम है, आप देखिए, एक नंबर है A टीम, B, C, D और E। तो इसका मतलब है 5 टीम है तो उनके 5 राउंड में उनको मैचेस करवाएंगे।
हर राउंड में हर टीम को रेस्ट मिलेगी। यही क्वेश्चन है ना हमारे जो मेरे वाली है बुक, उसमें सिस्टम ऑफ टूर्नामेंट का ही चैप्टर है, पहला चैप्टर है, MCQs नंबर 9 है और 10 है। यही क्वेश्चन मैंने उसमें डाला हुआ है कि जी अगर नंबर ऑफ टीम 5 हों तो राउंड कितने होंगे, और अगर नंबर ऑफ टीम 6 हों तो राउंड कितने होंगे। तो दोनों के जवाब सेम है, 5 है और उसका भी 5 है। तो बहुत सारे जब हमने वो मैंने आपको पहले कहा कि इसके ऊपर हम अबूर हासिल नहीं करते हैं, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे वो क्वेश्चन किया था, मैं बार बार हर एक को एक्सप्लेन करके फिर मैंने उसकी वीडियो ही बना के फेसबुक पे डाल दी थी कि ये वजह है। आप इसको चेक करें कि हर राउंड में 2 मैचेस हो रहे हैं, एक टीम को रेस्ट मिल रही है। अब ए का मुकाबला क्या है, रेस्ट है। हमने वो 5 टीम है उनको एक तरतीब के साथ लिख लिया, मैंने एरो के साथ उसको शो भी किया। ये देखिए कि ये एरो आ रहा है नीचे, तो ए नंबर है, बी सी डी ई, और यहाँ पर हमने 5 टीम है। अगर 6 होती तो फिर यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर टीम ई की बाद एफ आनी थी, तो फिर एक टीम हमने कांस्टेंट यहाँ पर रख देनी थी, बाकी ऐसे एफ यहीं पर रहता, बाकी ये ई ए वाली जगह पे चला जाता, ए बी वाली पे, बी सी वाली पे। तो इस तरह उनके भी इसी तरह मैचेस जो थे वो होने थे। तो अब ये देखिए राउंड 1 है, उसमें ए वाला ए टीम जो है उसकी रेस्ट है, जो पहला मैच हो रहा है बी का मुकाबला ई हो रहा है। इसका वेन्यू क्या है, डेट क्या है, वो उसमें पूरा जो शेड्यूल हम टूर्नामेंट का जारी करते हैं उसके एग्जांपल ये सामने है आपके, कि इस तरह हम जारी करते हैं जी। मैच का नंबर कौन सा है, डेट कौन सी है, कब शुरू होगा, किस किस टीम के दरमियान ये मैच होगा और उसका वेन्यू कौन सा होगा। तो ऐसे हम उसको शो करते हैं। तो अब ये देखिए इसमें बी पहला मैच कौन सा, बी का मुकाबला ई है और दूसरा मैच सी का मुकाबला डी है। तो इधर देखिए पहला मैच बी का मुकाबला ई और दूसरा मैच सी का मुकाबला डी है। उसका टाइम और है, उसका टाइम और है। अगर आपके पास वेन्यू और हो तो ये दोनों मैचेस आप एक ही वक्त में भी शुरू करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पास वेन्यूज़ की तादाद कितनी है। तो अब ये राउंड 2 है, उसके इसमें देखिए कि उसमें जो ए था वो मूव कर गया बी वाली जगह पे, बी सी वाली जगह के ऊपर और सी डी वाली जगह के ऊपर। तो ये इस तरह ये ई चलता गया। तो अब इस राउंड में किसको रेस्ट मिली है, ई को रेस्ट है। बाकी ए का भी मैच होगा, बी का, सी का, डी का, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ। अब ये देखिए जो नंबर 3 मैच है ए का डी के साथ था, बी का सी के साथ था। डेट आ गई उनकी, उनका टाइम आ गया, उनका वेन्यू आ गया। अब जो राउंड तीसरा है उसमें ये मूव किया डी यहाँ पर चला गया, तो डी को रेस्ट है। आप देखेंगे कि हर राउंड में एक टीम को रेस्ट मिल रही है, ए को रेस्ट यहाँ पर मिली है, यहाँ पर ई को, यहाँ पर डी को, सी और बी, यानी कि इस तरह 5 राउंड में हर टीम को एक एक रेस्ट मिली है और 5 राउंड में 2-2 मैचेस जो हैं वो हुए हैं। तो इस तरह जो टोटल मैच हैं वो कितने होंगे, 10। अब जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसमें टोटल मैच हमने कितने करवाने थे, ये देखिए 5 टीम है तो हमने कितने मैचेस करवाने थे, 10। ये उनका वही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये उनका शेड्यूल आ जाता है। कैसे फैसला होगा कौन सी टीम जीती है, उसके लिए हमें लीग सिस्टम में खास तौर पर स्कोर शीट बनानी पड़ती है। ये आपके सामने है, ये फुटबॉल की है, या इसको फुटबॉल की कंसिडर कर लें या आप इसको हॉकी की कंसिडर कर लें। ये एक स्कोर शीट है, तो इसमें आप देखिए एक कॉलम में लिखा है ABCDE और एक रो में लिखा है, ये कॉलम में लिखा हुआ है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी ई, और ये इधर से ABCD ये रोज में लिखा है। तो हम इस तरह उसको लिखते हैं। अब पीछे चलते हैं, ये देखिए पहला मैच था बी का मुकाबला ई का। अब ये स्कोर शीट देखिए, अब इसमें जब हमने लिखना है, अब जारी बात है ए अपने आप के साथ मैच नहीं खेल सकती, ए के साथ मैच नहीं खेल सकती, इसको हम क्रॉस करेंगे। सबसे पहले बी टीम जो है वो बी के साथ मैच नहीं खेल सकती, इसको क्रॉस करेंगे। सी टीम अपने आप से तो नहीं ना कोई मैच खेलेगा, तो ये क्रॉस हो जाएगी। डी के साथ नहीं खेल सकती, ये क्रॉस हो जाएगी। ई के साथ नहीं खेल सकती, ये टीम ऐसे क्रॉस हो जाएगी। अब पहला मैच हमने उसमें देखा किसका है, बी का मुकाबला ई। अब हम ये देखेंगे कि बी का मुकाबला ई, ये बी है और इधर से ई ये है जी। हम बी का मुकाबला किसके साथ, ई के साथ, ये ई आ गया। अब जो बी ने ई के साथ मुकाबला किया, रिजल्ट क्या आया,
एक एक, मैच बराबर रहा, इसका मतलब दोनों टीमों का एक एक गोल था। अब यही मैच अकेला बी ने नहीं खेला था, ये मैच ई ने भी खेला था बी के साथ। अब ई में आएंगे, ई का ये खाना, ई का देखे बी के साथ, ये सेम है, ये भी एक एक है और ये भी एक एक है। इसका मतलब क्या है कि ये मैच बी ने जो ई के साथ खेला था, बी ने गोल किए एक और बी के खिलाफ गोल कितने हुए, एक। इसी तरह ई के ने जो बी के साथ, ई ने कितने गोल किए, एक, और ई के खिलाफ गोल कितने हुए, एक। यहाँ तक समझ आई है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब दूसरा मैच देखिए, दूसरा मैच हुआ है सी का मुकाबला डी। कोई डिस्कनेक्ट हुआ है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। दूसरा मैच है सी का मुकाबला डी। तो जब स्कोर शीट खोलेंगे ना, तो सी का मैच किसके साथ हुआ है, डी के साथ। ये इसका मतलब क्या है कि ये सी ये मैच हार गया है। सी ने एक गोल किया था, डी ने कितने गोल उसके खिलाफ किए, 3। अब ये अकेला मैच सी ने नहीं खेला, ये डी ने भी खेला, ये डी आपके सामने है। तो ये देखिए, इसका मतलब कि डी जीता है, डी ने गोल किए थे 3 और डी के खिलाफ गोल कितने हुए थे, 1। ठीक है, ये सी ने डी के साथ खेला था, सी ने गोल कितने किए थे, 1। ये देखें, सी ने डी के खिलाफ गोल कितने किए, 1। और डी ने गोल कितने किए सी के खिलाफ, 3। ये देखिए, डी ने गोल कितने किए हैं, 3। तो इस तरह जो है वो स्कोर शीट फिल की जाती है। ये तीसरा मैच देख लें, ए का मुकाबला डी हुआ। तो ए को हम देखेंगे डी में, ये आ गया, इसका मतलब ए जो है ये मैच जीता है। ठीक है, तो ये ए ने 2 गोल किए, डी ने 0 गोल किया। तो डी का ए के साथ देखेंगे, डी को ए में देखेंगे, इसका मतलब डी हार गया है क्योंकि इसने 0 गोल किया है, जो ए है उसने 2 गोल किए हैं। तो इस तरह इनकी जो स्कोर शीट है बनाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? इसको आप कर लेंगे जस्टिफाई, अगर ये शेड्यूल आपके सामने हो तो आप बना लेंगे। फर्जी ये तो हमने दिए हैं कि इतने इतने हैं, ये टीम जीती है, तो आप इसके मुताबिक इसको बना सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि 5 टीम थी ना, तो 5 टीम में हमने लीग सिस्टम में क्या था कि हर टीम को दूसरी टीम के साथ मैच खेलना पड़ता है। अब टीमें थी 5, इसका मतलब 5वीं अपने आप के साथ तो खेल नहीं सकती, ए टीम ए के साथ तो नहीं ना खेल सकती, तो बाकी टीमें कितनी है, 4। इसका मतलब जो ए टीम है उसको हर टीम के साथ मैच खेलना पड़ेगा। तो कितने मैच ए टीम खेलेगी, 4। अब ये देखिए, ए ने बी के साथ खेला, उसमें ए और बी का मुकाबला बराबर हो गया 2-2 से। ए ने सी के साथ खेला, ए हार गई है, ए ने 1 गोल किया, सी ने 2 गोल किए थे, सी जीत गई है। अब ए ने डी के साथ भी खेला, इसमें ए जीत गई है, उसने 2 गोल किए थे, डी ने 0 गोल किया, तो ए विनर है। ए ने ई के साथ भी खेला, तो ए ने 1 गोल किया, ई ने 2 गोल किए, इसका मतलब कि ई जो है वो जीत गई है। अब इसका मतलब कि ए टीम ने कुल मैच कितने खेले, 4। जीता उसने कौन सा, 1। कौन सा था जीता, ये वाला डी के साथ जो खेला था 2-1। ये सी वाला भी हार गई थी, ई वाला भी हार गई थी, बी वाला बराबर है। अब ये सामने देखिए, विन जो है ए ने 1 किया है, लूज उसने कितने किए हैं, 2 मैचेस, और 1 ड्रा हुआ है। कौन सा था जो बी के साथ खेला था, ये 2-2 वाला, तो ये ड्रा हुआ है। अब जो विनर है उसको 1 मैच जीतने के कितने पॉइंट मिलते हैं, 2, ड्रा को 1 और लूजर को 0। तो अब जो मैच कितने खेले हैं, 4, 1 जीता है, 2 हारे हैं, हारना का कोई पॉइंट नहीं, ड्रा का 1 पॉइंट है। तो ये जो 2 मैच जीते हैं, तो पॉइंट उसको ये पॉइंट टेबल में आएंगे, 3 पॉइंट उसने लिए हैं। इसी तरह बी का आ जाएगा, उसने भी 4 मैच खेले, 1 ए के साथ, 1 सी के साथ, 1 डी के साथ, 1 ई के साथ। तो 4 मैच उसने खेले, 4 में से 1 जीता, 3 हारे। जीता कौन सा, ये 4-1 वाला, और हारे कौन से, कोई भी नहीं हारा। ड्रा कौन से किए, ये भी ड्रा हुआ, ये भी ड्रा हुआ, और ये भी 2-2 से ड्रा हुआ। तो 3 मैच उसके देखिए ड्रा हैं, 1 उसने जीता, 3 पॉइंट इसके मिल जाएंगे ड्रा का 1 पॉइंट करके, और 2 पॉइंट इसके मिल जाएंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 5 पॉइंट। तो ये पॉइंट टेबल आ जाएगा, हर टीम का 4 मैच उसने खेले हैं, उनके जो पॉइंट हैं। अब इसमें अगर फ़र्क ना वाजे हो रहा, तो फिर हमें ये कॉलम बनाने पड़ते हैं, एक गोल डिड का और गोल अगेंस्ट का। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये टीम ने कितने गोल किए हैं, देखिए 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि ये टीम ने 4 मैच जो खेले हैं उसमें उसने टोटल गोल किए हैं 6। ए के खिलाफ गोल हुए कितने, गोल अगेंस्ट, तो ये वाली साइड है 2 और 2, 4 और 2,
6, ये 0 है इसलिए कोई नहीं, तो ये 6। इसका मतलब इसने टोटल 6 गोल ही किए हैं और इसके खिलाफ गोल हुए भी 6 ही थे। इसी तरह बी का भी आ जाएगा, इसने कितने गोल किए हैं, 2 और 4, 6 और 1 7 और 1 8, इसका मतलब इसने 8 गोल किए हैं और इसके खिलाफ गोल हुए कितने, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो इसके खिलाफ 5 गोल हुए हैं। 8 और 5, 8 इसने गोल किए हैं, 5 इसके खिलाफ हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको भूल जाएं, ना गोल डिड वाला कॉलम है ना गोल अगेंस्ट वाला कॉलम है, कॉलम आपके सामने सिर्फ होगा पॉइंट वाला। अब आपके पास पॉइंट है, उसमें देखिए हर टीम के कितने कितने पॉइंट आ रहे हैं इस कैलकुलेशन के मुताबिक। तो अब यार इसमें तो ऐसे 3 टीमें हैं जिसके 5 पॉइंट हैं, तो जो चौथी टीम है उसके 3 पॉइंट है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गई कि इसकी जो रैंकिंग है वो चौथे नंबर पे है, और जिसके 2 पॉइंट हैं इसका भी कन्फर्म होगा इसकी 5th पोजीशन है। अब पहले किसकी है, इसके भी 5 पॉइंट है, इसके भी 5 पॉइंट है, इसके भी 5 पॉइंट है। अब ये देखने के लिए हमने देखना है ये कॉलम गोल्डेड कि किस टीम ने ज्यादा गोल किए हैं। जिस टीम ने ज्यादा गोल किए हैं वो टीम विनर होगी। अब इस टीम ने गोल किए थे 8, पॉइंट 5 ही थे लेकिन गोल कितने किए, 8। इस टीम के पॉइंट भी 5 थे लेकिन गोल कितने किए थे, 7। इस टीम के भी 5 पॉइंट थे लेकिन गोल कितने किए थे, 7। अब विनर कौन तस्वर होगा, जिसने ज्यादा गोल किए, ये देखिए, तो विनर कौन तस्वर होगा, वे 5 पॉइंट हैं लेकिन इसने गोल किए 8, तो पहली पोजीशन इसका हक है। अब दूसरी पोजीशन देखनी है हमने जी, इसके भी 5 हैं, इसके भी 5 है, दूसरी किसको दी जाए, गोल्डेड भी सेम है। अब जिस टीम के खिलाफ गोल कम हुए होंगे उसकी सेकंड है। अब इस टीम के खिलाफ गोल हुए हैं 5, इसका मतलब ये अच्छा खेली है ना। इस टीम के खिलाफ 6 गोल हुए, इसका मतलब ये उससे कम अच्छा खेली है, तो जो ज्यादा अच्छा खेली है वो ये टीम है, टीम ई। तो इसकी सेकंड पोजीशन आ जाएगी, उसकी थर्ड पोजीशन आ जाएगी, ये 4th वाली पहले ही हमें पता चल गया था, और 5th वाली भी ये जो पोजीशन है वो हमारे सामने जिसके 2 पॉइंट थे ये आ गए थे। तो इस तरह स्कोर शीट बनाते हैं और लीग सिस्टम के तहत ऐसे पता चलता है। अगर कम्बिनेशन सिस्टम होता तो फिर क्या होता, हम जो टॉप 4 टीम है उनको लेकर चले जाते नॉकआउट सिस्टम में या प्ले ऑफ में, वो आगे कम्बिनेशन के हम डिपेंड है ना, हम किस पैटर्न के तहत चल रहे हैं। तो फिर हम नॉकआउट सिस्टम में कौन कौन सी टीम लेकर जाते, ये बी लेकर जाते, ई लेकर जाते, डी लेकर जाते और ए लेकर जाते। सी जो थी वो खारिज हो जाती टूर्नामेंट से अगर कम्बिनेशन सिस्टम होता। तो फिर ए नंबर के ऊपर जो टीम है उसका मुकाबला किसके साथ करवाते, ई के साथ करवाते, पहली और दूसरी का। और ए को तो भाई वो भाई क्यों मिलेगी, 4 टीमें जानी है, एक तो पहले खारिज हो गई है, ये खारिज कर देंगे ना। टॉप 4 टीम क्वालिफाई करेंगी नॉकआउट सिस्टम के लिए आगे। अगर कम्बिनेशन सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं तो उसमें हम टॉप 4 टीम उठाते हैं ना, तो टॉप 4 टीम लेकर जाएंगे। तो 5वें नंबर पे सी टीम थी, ये तो पहले ही बाहर निकल गई है। ए बी डी और ई हमारे पास है जो हम आगे लेकर जाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जो नंबर 1 टीम है उसका मैच होगा नंबर 4th वाली टीम के साथ, जो नंबर 2nd टीम है उसका मैच होगा नंबर 3rd वाली के साथ। ये ना हो कि हम पहले वाली टीम का दूसरे नंबर वाली टीम के साथ मैच करवा दें तो अच्छी टीम यहीं से बाहर निकल जाए। नॉकआउट सिस्टम में हमने यही पढ़ा ना कि कोशिश कौन सी होती है कि अच्छी टीम जो है वो पहले राउंड में बाहर ना जाए, ये उसका डिसएडवांटेज तस्वर किया जाता है। तो अच्छी टीम का मैच कोशिश की जाती है कि उसके एंड के ऊपर आएगा। अब पहली टीम का जब चौथे नंबर वाली टीम के साथ होगा, दूसरे वाला तीसरी के साथ, तो जारी बात है इसमें अगर पहले नंबर वाली जीतेगी वो फाइनल में चली जाएगी, इधर 2 और तीसरी जो जीतेगी वो फाइनल में चली जाएगी, तो उनका फिर आपस में फाइनल मैच हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कम्बिनेशन सिस्टम की। लीग सिस्टम में आगे कोई जस्टिफाई नहीं करना कौन जीता है कौन, सिर्फ पॉइंट टेबल की बुनियाद के ऊपर पहली पोजीशन है जी बी टीम की, तो बस बी इस टूर्नामेंट की विनर है। उसके बाद आ जाते हैं जी लीग सिस्टम के मेरिट और डीमेरिट। मेरिट खूबियां क्या हैं, जो कंसिस्टेंट टीम है, जाहिर बात है जो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है वही जीतेगी, और कोई जीत ही नहीं सकती। जिसकी कारकर्दगी अच्छी है, जाहिर बात है वही टीम आगे जाएगी, जो कारकर्दगी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही वो टीम आगे नहीं जाएगी।
उसके बाद है जी फेयरेस्ट वे टू डिटरमिन चैंपियन के जो चैंपियन है उसको, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है एक टीम है उसका दिन जो है वो लूज जा रहा है, वो टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो उसके पास बाकी एक मैच वो हारे हैं, 3 मैच उसके पास फिर भी हैं, वो अगले 3 मैच में अच्छा परफॉर्म कर देगी तो एक अच्छी जो टीम है वो चैंपियन निकल आएगी। उसके बाद है जी चार्म ऑफ टूर्नामेंट मेंटेन्ड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो जो जोश व खरोश है, जज्बा है वो टूर्नामेंट का वो आखिर तक बरकरार रहता है। तो डीमेरिट इसके क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़ाहिर बात है लीग सिस्टम में अगर 5 टीमें होती 4 मैच करवाना पड़ते नॉकआउट सिस्टम में, तो ये लीग सिस्टम है तो इसमें 5 टीमें हैं तो मैच करवाना पड़ गए 10, टाइम ज़्यादा लगेगा ना, खर्चा भी ज़्यादा होगा, कॉस्ट मोर, ऑफिशियल भी ज़्यादा चाहिए होंगे। कहाँ हमने 4 मैचेस के लिए सिर्फ ऑफिशियल रखने थे, अब हमने 10 मैचेस के लिए ऑफिशियल रखने हैं, तो इसमें क्या है, जो एक डीमेरिट है इसका कि प्रोबेबिलिटी चांस, यानी कि एक चांस है कि सेम पॉइंट आ सकते हैं 2 टीम के, जैसे ये पीछे स्कोर शीट में है कि प्रोबेबिलिटी है कि 2 टीमों के सेम, 3 टीमों के हमारे पास सेम पॉइंट आ गए थे, तो फिर फैसला करना कि जी गोल किसको विनर करार दिया जाए, तो फिर ये तरीका है गोल लीड देखने का और गोल अगेंस्ट देखने का। इसी तरह जब वो अगर क्रिकेट का होता तो फिर उसमें क्या ले लिया जाता, नेट रन रेट, तो वो रन रेट की बुनियाद के ऊपर फिर फैसला होता है। दोनों टीमों ने मैच तो बराबर खेले होते हैं ना, पॉइंट भी दोनों के बराबर होते हैं, तो रन रेट की बुनियाद पर किसी टीम को फिर वो विनर जो पोजीशन है वो मिल जाती है। तो ये उसके डीमेरिट्स हैं। इसके साथ ही जो आज का हमारा सेशन है उसका इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखा होगा। टूर्नामेंट के जो बुनियादी कंसेप्ट हैं आपको उनसे आगाही अच्छी तरह मिली होगी। फीडबैक आपने अपना लाजमी देना है ग्रुप में और बताना है कि कैसे हम इसको, मैंने यानी कि अपनी तरफ से कोशिश ये की है कि सिंपल वे में जाके आपको आसान तरीके के साथ इसको कवर करवाऊं, क्योंकि ये वो बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें नहीं आते और इनका आना ज़रूरी है। लोग वरना ऐसे ही जब बैठे हो ना आप टीचर्स में स्कूल में या कॉलेज में बैठे हो, आपसे ऐसे को पूछ ले कि 10 टीमें यार मैच करवाने कितने करवाओगे, हमें अगर नहीं पता होगा तो फिर वो हमें ये नहीं कहते कि आपने एमए किया, वो कहते हैं आपने एमए किया है, पता नहीं आपने बस ऐसी डिग्री ले ली है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, आपको ये आने चाहिए और फिंगर टिप्स के ऊपर आने चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको आसान से आसान अल्फाज में, आसान से आसान मेथड के साथ आपको समझाऊं। तो इसलिए आपने फीडबैक जो देना आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपने बताना है कि कैसा रहा हमारा ये सेशन, आपने बताना इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। और जो अगर कुछ दोस्त आपके ऐसे हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आपने उनको बताना है जी ऑनलाइन सेशन का आगाज़ हो गया है, तो वो भी ज्वाइन करें ताकि आप अगर इस्तेफादा, आपको कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तो वो भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जो ये लेक्चर है वो इसका मैं कोशिश करूँगा जो रिकॉर्डिंग क्योंकि चल रही थी साथ साथ, तो इसको हम ग्रुप में शेयर करेंगे या व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैं इसको शेयर करूँगा और उसका जो लिंक है वो आपको इसी हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें भेजूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। यानी कि इसकी ओपन एक्सेस नहीं होगी डेफिनेटली, जो लोग हमारे साथ रेगुलर स्टूडेंट हैं आप, तो वही इसको यूट्यूब के ऊपर फाइंड कर सकेंगे, हर एक के लिए लेक्चर अवेलेबल वहाँ पर नहीं होगा। तो बाकी और कोई अगर मज़ीद आपकी कोई सजेशन है वो आप बाद में हमें दे सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ द जो ये आपको पता ही है चैनल यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च किया होगा, वहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये लेक्चर वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। डिस्कशन के लिए ना हमारा एक अलग से ग्रुप बना दें ताकि जो आपके नोट्स हैं वो एक ही ग्रुप में रहें, क्योंकि ऐसे फिर अगर हम ढूंढेंगे सर्च करेंगे तो हमें थोड़ी मुश्किल होगी। जी वो जो ऑफिशियल ग्रुप है हमारा जिसमें आज लेक्चर का लिंक था वो लिंक नहीं था, उसमें सिर्फ आप लोग ही ऐड हैं, तो नहीं
शेयर किया जाएगा। वहीं पे मैंने वो पीपीटी जो आज का लेक्चर था वो मैंने पीपीटी फॉर्म में वहाँ पर शेयर किया है, आप इसको वहाँ से भी ले सकते हैं, और जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। और किसी की कोई क्यूरीज? ओके सर, क्लियर, थैंक यू सर जी। ओके जी, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो मैं डॉक्टर इजाज साहब से कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट, तो वो शाम को 8 से 9 के दरमियान इंशाल्लाह होगा। ओके सर जी, बस 8 से 9 ही होना चाहिए सर जी। इंशाल्लाह। सर